नमस्ते, मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से हम इंडियन इकोनॉमी की जो एनसीईआरटीज़ है यानी इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटीज़ है उन्हें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है, आपको इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास 9 से पढ़ना जरूरी होता है। 9th 10th 11th और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये पढ़ना जरूरी होता है। और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें दी है, स्टोरी करके इन्होंने एनसीईआरटी में प्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि उस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो अच्छे से समझ सके। बट हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हमें क्विकली इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। तो आप मेरे साथ इन्हें क्विकली कैसे कंप्लीट करेंगे, तो हम इसमें जो कंसेप्ट हमें मिले हैं उन्हीं कंसेप्ट को हम स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको कुछ चैप्टर नंबर 1 में स्टोरी ऑफ पालमपुर दिया है, तो आपको स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें के कंसेप्ट आपको मेनली समझना होता है ना। तो ये चीज़ें होगी, तो हमें वो कंसेप्ट और वो कंसेप्ट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं भी दिए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में दिया है, अलॉन्ग विद दोज कंसेप्ट रिलेटेड टू द कंसेप्ट गिवन इन एनसीईआरटीज will be discussed in this video lecture series of NCERTs, है ना। तो हम इसको यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम क्लास 9 के NCERT को क्विकली कंप्लीट करते हैं और जो कंसेप्ट्स है और रिलेटेड कंसेप्ट्स है उन्हें स्टडी करते हैं। और ये याद रखिएगा, ये जो NCERTs है आपको बेसिक जो आपका नॉलेज है ये प्रोवाइड करती है, आपको एक बेस बना के देती है टू स्टडी द इकोनॉमिक्स। और यही बेस बनाने के लिए जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें ही आपको पढ़ना होता है। तो चलिए आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता चलता है कि देखिए कंसेप्ट जो है उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट जो चैप्टर है स्टोरी ऑफ पालमपुर, इसमें मेनली ये जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें ये दी हुई नहीं है, बट ये सब रिलेटेड कंसेप्ट है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस लेवल पे। ठीक है, हम 9th क्लास के लेवल पे जाके अगर स्टडी करें तो हमें ये चीज़ें डायरेक्टली हम नहीं पढ़ सकते, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे एक स्टोरी करके प्रेजेंट उन्होंने किया हुआ है। अब हम सबसे पहले जब आते हैं इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर में, तो सबसे पहले एक्टिविटी के बेसिस पे, वर्क कंडीशन के बेसिस पे और एसेट ओनरशिप के बेसिस पे जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर्स जो है उन्हें क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले जो एक्टिविटी चलती है उसके बेसिस पे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन हमें मिलता है वो आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। उसके बाद वर्क कंडीशन को लेके अगर हम इसे क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर हम एसेट ओनरशिप की बात करें ना, ओनरशिप की बात करें तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये दो तरह के सेक्टर हमें देखने मिलते हैं। तो चलिए ये सब जो सेक्टर्स है इनके रिलेटेड जो कंसेप्ट है उन्हें स्टडी करने की हम कोशिश करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि इकोनॉमिक सेक्टर्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं मेनली। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे रिलेटेड कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है हमें सबसे पहले यहाँ देखना जरूरी होता है। प्राइमरी सेक्टर जो है जिसमें डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कंट्री का यूज किया जाता है उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। यानी हम ये कहेंगे कि रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो सेक्टर काम करता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज ए रॉ मटेरियल। अगर कॉटन से अगर हम कोई क्लॉथ बना रहे हैं तो ये क्लॉथ बनाने के लिए जो कि एक फिनिश्ड गुड होगा, ये बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल जो हमें रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने देगा वो होगा प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर कॉटन कहाँ से लाएंगे, आपको पता है एग्रीकल्चर करके, फार्मिंग करके, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, फिशेस मिल रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ों का हम रॉ मटेरियल करके यूज़ कर रहे हैं और रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो देश के उनका यूज़ करके इन्हीं चीज़ों को कहा जाएगा प्राइमरी सेक्टर। और सबसे बड़ा अगर सेक्टर देखा गया प्राइमरी सेक्टर में, सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन देखा गया तो वो होता है एग्रीकल्चर, है ना। मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। उसके बाद द प्राइमरी सेक्टर यूटिलाइजेज द नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको बता दिया, रॉ मटेरियल को बनाते हैं और यही चीज़ें जो है ये इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है और इंडस्ट्री में यूज़ करके आपको एक फिनिश्ड गुड्स दिए जाते हैं जिसको हम, जैसे कि क्लॉथ यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है इट सर्व्स एज अ बेसिक सेक्टर असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, है ना। तो यहाँ से जो भी चीज़ें शुरू होगी वो प्राइमरी सेक्टर से शुरू होगी। प्राइमरी सेक्टर के बाद ही सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हो पाएगा और उसी के साथ साथ टर्शियरी सेक्टर ग्रो हो पाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर ही पे ही ये दोनों डिपेंडेंट है। किस तरह से ये आगे आपको और आइडिया आ जाएगी। तो ये है प्राइमरी सेक्टर जो आपको यहाँ पता चला। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर होने के साथ साथ यहाँ गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और वो फिनिश्ड गुड्स होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था वो था क्लॉथ, है ना। कोई क्लॉथ बनाया गया है कॉटन का यूज करके, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में
उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज का यूज़ किया गया है। टेंजिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, टेंजिबल यानी आप जिन्हें टच कर सकते हैं। तो ये जो आता है ये होता है सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद अगर हम टर्शियरी सेक्टर में आते हैं तो टर्शियरी सेक्टर ये इंटेंजिबल है, जिसको आप टच नहीं कर सकते बट वो आपको मिलता है। जिस तरह से हम देखेंगे कि सर्विस सेक्टर, सर्विसेज को आप टच नहीं बट सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो सर्विसेज जो होगी जैसे कि एजुकेशन की, मेडिकल, होटल, फाइनेंस, ये सब जगह पे कंज्यूमर्स को जो भी सर्विस दी जा रही है इनको टर्शियरी सेक्टर कहेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज सर्विस सेक्टर, दिस इज द टर्शियरी सेक्टर इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम कहेंगे तो सबसे पहले मेनली आएगा जो फिनिश गुड बनाता है वो सेक्टर, और अगर प्राइमरी सेक्टर में आएंगे तो जो रॉ मटेरियल बनाता है वो प्राइमरी सेक्टर। ऐसे 3 सेक्टर्स को हम इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से लिख देते हो रॉ मटेरियल के लिए, सेकेंड वन जो होता है ये फिनिश्ड गुड्स के लिए, टर्शियरी सेक्टर जो होता है ये हम कह सकते हैं सर्विसेज से रिलेटेड है ना। तो ये 3 चीज़ें यहाँ हमें देखने मिलेगी। उसके बाद हम आते हैं क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। अब कुछ एक्टिविटीज़ हमें देखना होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 यहाँ देखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ क्या होती है देख लेते हैं। क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में रिसर्च के काम चलते हैं। अब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो है वो और अच्छे से हो सके उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो किया जा रहा है किसी भी चीज़ का, इन्हें कहा जाता है क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। तो क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ होने के कारण इसे नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है, और ये इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है जो कि आपके माइंड, आपके नॉलेज से रिलेटेड है। ऐसा एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है हमारे इकोनॉमी का। यहाँ पे मेनली ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर जो ओनर होते हैं उनको, या फिर जो भी कंपनी ओन करते हैं वो लोगों को मेनली कैसे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छी की जाए, किस तरह से इनोवेशंस लाए जाए, नई चीज़ें क्या लाई जाए, ये सब चीज़ें। तो एलिमेंट्री स्कूल, यूनिवर्सिटी, क्लासरूम्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर ऑफिसेस, थिएटर, अकाउंटिंग, ब्रोकेज फर्म्स, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आती है क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में, है ना। तो एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर क्वार्टनरी एक्टिविटीज। क्वार्टनरी एक्टिविटीज के हम आते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज के पास। क्वीनरी एक्टिविटीज क्या होती है? तो क्वीनरी एक्टिविटीज में जो टॉप लेवल के डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें क्वीनरी एक्टिविटीज कहा जाता है। जैसे आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो लॉज बनाती है, यानी वो पास करती है लेजिस्लेशन, और इसी को कहा जाता है क्वीनरी एक्टिविटीज। उसके बाद टॉप डिसीजन मेकर्स जो है इंडस्ट्री में आ गए, कॉमर्स या फिर एजुकेशन सेक्टर, जहां भी टॉप लेवल के डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसी चीज़ों को करना, टॉप लेवल के डिसीजंस लेना, उसको क्वीनरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ हमने जो जो चीज़ें स्टडी की, जैसे प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल के लिए, फाइन हम यहाँ पे देखेंगे फिनिश गुड्स के लिए, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज के लिए, क्वार्टनरी सेक्टर्स हम यहाँ पे देखते हैं नॉलेज सेक्टर जिसे कहा जाता है, और क्वीनरी सेक्टर यानी डिसीजन मेकिंग, है ना। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए को कहा जाता है क्वीनरी एक्टिविटीज़। तो 3 सेक्टर और 2 एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे देखे जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में यूज़ होते हैं। उसके बाद हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में हम जब आते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अब उसके पहले हम यहाँ पे हमें देखना होता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन देखने के बाद उससे रिलेटेड टर्म जो हमें पता चलती है वो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आपकी जो 9th क्लास की NCERT है उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से शुरुआत की गई है। पहले उन्होंने छोटी सी स्टोरी बताई है पालमपुर की, उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है ना। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये सेक्टर्स को स्टडी किया ताकि ये कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाए। तो मैं साथ साथ आपके वो भी कंसेप्ट क्लियर करते चलने वाला हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में उन्होंने कहा है कि एम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है ना। तो उसका एम क्या है, तो सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज जो हमें लग रही है वो हम तक मिले, इसीलिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिसकी आपको ज़रूरत है वही चीज़ों का, जिसकी इंसान को ज़रूरत नहीं है, पॉपुलेशन को ज़रूरत नहीं है, उसको प्रोड्यूस क्यों करेंगे। तो एम यही होगा प्रोडक्शन का कि गुड्स और सर्विसेज जो हमें ज़रूरी है वो हमें मिले। तो इसके लिए हमें 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। फर्स्ट वन इज लैंड, सेकेंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन कैपिटल। ये NCERT में दिया हुआ है। आपको सबसे पहले बता दूं जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है लैंड, जिसमें हम कह सकते हैं कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल ये सब चीज़ें आती है। यानी हम देख सकते हैं कि लैंड, अगर जैसे हमने कॉटन का एग्जांपल लिया तो कॉटन को अगर प्रोड्यूस करना है रॉ मटेरियल करके तो हमें लैंड की ज़रूरत होती है। जो लोग प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है जो होते हैं लेबर। तो लेबर जो होते हैं वो हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल वर्कर्स भी हो सकते हैं। लेबर 2 तरह के हो सकते हैं ना। तो लेबर एक तो जो बहुत बड़े फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रहे, मोस्ट एबिडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे कैसा बहुत बड़ा रहा तो हाईली एजुकेटेड भी लगेंगे, मैनुअल वर्कर्स भी लगेंगे। अगर मुझे कोई फील्ड पे काम कराना है
तो मेरे पास नॉर्मल जो वर्कर्स है, जो लेबरर्स है, उनकी वो भी रहे तो भी काफ़ी हो जाएगा। तो लैंड लेबर तो हमें लगेगा ही। थर्ड वन इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हम कहेंगे कि जो इनपुट्स है ना, द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर, उसको फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। जैसे कि टूल्स लगते हैं, मशीन्स लगती है, बिल्डिंग्स लगती है, रॉ मटेरियल और कुछ पैसा लगता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ना। तो प्रोड्यूस करने के लिए लैंड तो लगी रही है, लेबर तो लगी रही है, और फिजिकल कैपिटल में ये चीज़ें लग रही है। फिजिकल कैपिटल में भी आपको बता दूं कि यहाँ जो कुछ चीज़ें लिखी है, टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स जो लिखी है ना, इन्हें फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस कैपिटल इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि एक जगह फिक्स्ड है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती है। टूल्स जो है, मशीन्स जो है, बिल्डिंग्स है, ये सब कैसा है कि एक ही चीज़, बहुत सारी चीज़ें एक ही टूल से, एक ही मशीन से और एक ही बिल्डिंग में प्रोड्यूस की जा सकती है, इसीलिए ये फिक्स्ड है। रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड जो होते हैं, इन्हें वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। इन्हें वर्किंग कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक जगह पे नहीं होते हैं ना। तो रॉ मटेरियल जो होगा उसमें क्या होगा, उस मटेरियल से कुछ बन गया तो मुझे और मटेरियल लगेगा, वो मनी है, और अगर मनी यूज हो गया तो और मनी लगेगा, इसलिए इनको वर्किंग कैपिटल्स कहा जाता है। सो थर्ड रिक्वायरमेंट जो है फिजिकल कैपिटल, उसमें फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ऐसे दो तरह के कैपिटल्स हमें देखने मिलते हैं। और हमारी जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की अगर बात करते हैं तो नया एक कंसेप्ट हमें देखने मिलता है, ह्यूमन कैपिटल। जैसे मैंने बताया, अब देखिए यही चीज़ें मैंने पहले आपको बताई, इसीलिए ये ईजी जा रही है हमें समझना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे आपको पहले बताया था कि रिसर्च करना है कोई चीज़ों के, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में आपको मेनली नॉलेज सेक्टर है। यहाँ पे आपको ह्यूमन कैपिटल जैसे जैसे नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज, ऐसे पर्सन जो है उनकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है। देखिए कुछ लोगों को रखा जाता है जो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, फिजिकली वो कुछ काम नहीं बट रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने के कारण अपने नॉलेज को यूज़ करके वो जो भी काम कर रहे हैं उसकी उनकी मॉनिटरी वैल्यू, उस चीज़ की क्या होगी, उनके पास जो नॉलेज है उसकी मॉनिटरी वैल्यू क्या होगी। ऐसे कैपिटल को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। तो ह्यूमन बीइंग खुद कैपिटल बन जाता है जब नॉलेज और स्किल्स वो एक्वायर कर ले। तो ऐसी कुछ चीज़ों में हम देख सकते हैं कि ये आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये चार हमें पता चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में। ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी थी। अब हम कुछ सेक्टर्स देख लेते हैं सबसे पहले। अब फिर से एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर आके और कनेक्टेड कंसेप्ट देखते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं। चलिए, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हमें सबसे पहले ये देखना है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटीज़ है, जहां रेगुलर मंथली सैलरीज दी जा रही है, जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप याद रखिएगा, जिस भी सेक्टर में रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, उनके खुद के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी किस तरह से होगी, उनको पीएफ प्रोविडेंट फंड मिलेगा, पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स क्या मिलेगी, वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे, ये सब सेक्टर्स को कहा जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। ये चीज़ें मैं आपको बता दी है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, वर्किंग कंडीशन जो होती है वो फेवरेबल होती है, पूरी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, और इस तरह के सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहा जाता है। इकोनॉमी में काफ़ी बार आप बजट या कोई भी चीज़ें देखेंगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इतने जॉब्स है, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इतने ये है ना। तो ये चीज़ें जो बताई जाती है, इतने परसेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो ये एक कंसेप्ट है जो आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं तो वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, डेली वेजेस पे काम करते हैं, मंथली कोई सैलरी नहीं होती, आज मिल गया काम तो कल मिलेगा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। वर्किंग आवर जो है वो फिक्स नहीं होते हैं, उनको 10 से 12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो फॉर्मल प्रोसीजर और प्रोसेस है ये भी यहाँ फॉलो नहीं की जाती है। वर्किंग कंडीशन जो है वो फेवरेबल भी नहीं होती है ना। तो ये चीज़ें जहाँ पे होगी उनको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कहा जाएगा। छोटे मोटे फर्म्स आपने ओपन किए, घर के घर में कुछ है ना, या फिर हम कह रहे हैं छोटे मोटे फार्म्स पे आप काम करा रहे, कोई भी चीज़ें आ सकती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। तो आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको ये दो सेक्टर्स जो है इनके कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो चुके हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस भी क्लियर हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम आते हैं ओनरशिप के बेसिस पे कैसे इकोनॉमिक सेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है। उसके पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती है जो आपके एनसीईआरटी में फिर से दी हुई है। एनसीईआरटी बात करती है कुछ मल्टीपल क्रॉपिंग्स की। उन्होंने ये भी कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स कैसे ला सकते हैं। इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा, इसी लिए उन्होंने कंसेप्ट यूज़ किया वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में सबसे पहले ये बता दूं कि रेनी सीजन में जो क्रॉप्स लिए जाते हैं, रेनी सीजन में वो क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है
है ना, खरीफ क्रॉप्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी बहुत पहले ये हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। उसके साथ साथ विंटर सीजन में जो क्रॉप्स लिए जाते हैं उनको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स, है ना। तो इस तरह के दो क्रॉप्स हम मेनली स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग कैसी होती है, तो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज अ मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये बता दिए कुछ कंसेप्ट जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बट हमको ये देखना है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। सो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, ये आपको याद रखने के लिए सबसे मेन ये आना पड़ेगा कि मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना, इज टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में आप बहुत सारे क्रॉप्स ले, ऐसे इसको मल्टीपल क्रॉपिंग्स कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, है ना। तो इससे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मिलेगा, एक ही लैंड पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा। आप काफ़ी सारे क्रॉप्स, आप सीजन को ध्यान रखें और सीजन वाइज क्रॉप्स उस पर लेते चलिए, आपको बीच में कहीं भी गैप नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से क्रॉप्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे यही इसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद कुछ आपके इसमें जो कंसेप्ट दिए हैं एनसीईआरटी में वो है यील्ड। यील्ड क्या होता है, तो यील्ड इज अ मेजर, है ना। तो उन्होंने कैसा किया है कि सबसे यील्ड को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यील्ड क्या होता है, तो हमें ये देखना है। तो यील्ड इज मेजर एज द क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग सिंगल सीजन, है ना। तो मैंने ऐसे आपको बताया कि अलग अलग सीजन्स होते हैं। तो ये देखते हैं कि ये जो एक सीजन है पर्टिकुलर, जो भी सीजन है एबीसी नाम का सीजन, ये सीजन में कितने क्रॉप बनाए गए थे XYZ यानी ए नाम के लैंड पे, जिसका मेजर जितना भी होगा उतने। तो इस पे कितने लिए गए थे उसको कहा जाता है, हम कहेंगे यील्ड, है ना। तो ज़्यादा लेना इज हाई यील्ड, है ना। तो ये होगा यील्ड। और यील्ड के बाद हम आगे आते हैं, दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटीज। ये आपके एनसीईआरटी में दिया। अब सबसे पहले क्या हुआ, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ जाता है 1960 में। इस कारण जो हमारे इंडिया के फार्मर्स थे वो व्हीट और राइस दोनों को ऐसे सीड्स जो थे वो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स उनको यूज करके वो जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सकते थे। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इस तरह के चीज़ें व्हीट और राइस में लाई गई, ऐसे सीड्स व्हीट और राइस में लाई गई। कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो है ये टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन इन अ सिंगल प्लांट। मैंने आपको ये बताया, फॉर एग्जांपल कोई एक प्लांट है, इसमें अगर 4 आए हैं तो यहाँ पे अगर वो हाई यील्डिंग वेराइटी अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे। इस तरह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सीड्स हमने डेवलप किए और ऐसे सीड्स को हाई यील्डिंग वेराइटी कहा गया। अब क्या होगा, अब मेनली क्या है कि एक पीस ऑफ लैंड पे बहुत सारे फूड ग्रेन्स बन सकते थे, क्योंकि ये अभी यहाँ यूज कर रहे थे हाई यील्डिंग वेराइटी। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल अर्लियर। ये हो गया। अब यहाँ पे मेनली क्या है, जितनी ज़्यादा आपको क्रॉप्स लेने मिल रहे हैं, जितने ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो उसके लिए आपको पानी ज़्यादा लगेगा, तो प्लेंटी ऑफ वाटर लगने लगा। उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, न्यूट्रिएंट्स के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगे। सॉइल को अच्छा रखना है तो फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगे। ज़्यादा इस पर पेस्ट आएंगे, इसलिए पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ करने लगे। ये सब चीज़ें ये लोग यूज़ करने लगे और इसके कारण क्या हुआ, तो जो लैंड थी ये डिग्रेड होने लगी। केमिकल फर्टिलाइजर आपके लैंड को डिग्रेड कर देंगे, पेस्टिसाइड्स आपके लैंड को खराब कर देंगे, ठीक है, बट ठीक तो नहीं है ये चीज़ें। बट यहाँ तक जो मैंने बताया, ये इसके बाद का पॉइंट ये है कि हाई यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई यील्डिंग, इसके साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स होना और पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होना। और ऐसे सीड्स को कहा जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। और यहाँ से जो ज़्यादा क्रॉप निकलेंगे उनको कहा जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप। तो ये है हाई यील्डिंग वेराइटी कंसेप्ट जो आपके एनसीईआरटी में उन्होंने डिस्कस किया गया है। अब इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि रिलेटेड है एनसीईआरटी से, या फिर एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस भी उन्होंने की है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें देखने मिलता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड यहाँ यूज़ होने लगी। फार्मर्स ऑफ पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो थे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंडिया में यूज़ करना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको ये बताया ना, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। द फार्मर्स, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने ट्यूबवेल्स बना लिए इरीगेशन के लिए, क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स के लिए बहुत पानी लगता है, तो उन्होंने ट्यूबवेल्स बना लिए। और उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करना शुरू कर दिया फार्मिंग में। उसके साथ जब उन्होंने ये किया तो उनको बहुत सारा वीट मिल गया। दे रिवॉर्डेड विथ high yields of wheat, and scientific reports indicate that the modern farming methods are overused the natural resources base। ये यहाँ पे हमें पता चल गया, साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने ये कहा। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये आया, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हम कहेंगे हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज हुई, और इस कारण सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो गई
और ये हुआ क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए, कंटिन्यूस ग्राउंड वाटर का यूज किया गया फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन, और इस कारण वाटर टेबल जो था, ग्राउंड के नीचे जो वाटर लेवल था वो भी रिड्यूस होने लगा, वाटर टेबल बिलो ग्राउंड लेवल रिड्यूस्ड, और ये चीज़ फिर से एक बुरी साबित हुई। तो मॉडर्न मेथड्स ने काफ़ी अच्छा काम नहीं किया। तो ये हाई यील्डिंग वेराइटी वाली चीज़ों ने शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छे काम किए, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बुरी साबित हो गई। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक कंसेप्ट आया एनसीईआरटी में जिसको केमिकल फर्टिलाइजर कहा गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स मिनरल्स देते हैं, है ना, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब हम ये केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमारी जो लैंड है उसको और मिनरल्स मिलते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन और भी अच्छा आता है ना। तो ये इमीडिएटली अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए। केमिकल फर्टिलाइजर जो है ये, और इट ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। अब ये होने के कारण this means sometime after their use soil will be less fertile than even before। अब देखिए कुछ कुछ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको ये पता है, आप जब साइंस में पढ़ते हो तो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इन्हीं से हमें प्लांट्स को मिलते हैं। तो ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ख़त्म कर देते हैं। अब हमने तो ठीक है ये आर्टिफिशियली कुछ चीज़ें ऐड कर दी, अब ये ऐड करने के कारण तब तक तो ये मिल गया, बट जब ये प्रोडक्शन हो गया उसके बाद धीरे धीरे सॉइल के जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एसेंशियल थे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स को, उनकी भी यहाँ पे डेथ हो गई। वो खत्म होने के कारण हम जितना उनको यूज करेंगे उतना हमारी जो सॉइल की हेल्थ है वो डिग्रेड होते जाएगी, वो खराब होते जाएगी, और वो खराब होते गई। फार्मर्स जो थे आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल, है ना। तो ये चीज़ें होती रही, यानी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते गया, है ना। तो यहाँ पे यही हुआ कि अब सॉइल खराब हो गई तो और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना पड़ेगा, और भी कुछ चीज़ें सॉइल पे लगाना पड़ेगा। ये चीज़ों के चलते जितना भी कल्टीवेशन का प्राइस है ये भी बढ़ता जाएगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर बहुत अच्छे साबित नहीं हुए हैं कभी भी। और उसके बाद हम आते हैं लैक ऑफ सरप्लस। सरप्लस यानी जो चीज़ें बच गई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन किया 10 kgs ऑफ वीट, 10 kgs में से फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली को लग गया 5 kgs, यानी 5 kg में से 5 kg 10 kg में से 5 kg बच गया। अब ये सरप्लस है। अब सबसे पहले क्या है, लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट फार्मर्स आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग एंड हैव टू बोरो, है ना। तो ये चीज़ें अब मेनली क्या होता है, सरप्लस जो होता है ये वीट का तो ठीक है, हुआ नहीं हुआ ये बातें अलग हैं, मेनली सरप्लस नहीं बचता है। अब सरप्लस ही नहीं बचा तो मेनली आप क्या करोगे कि आपके पास पैसे ही नहीं बचे, आप अपने पैसे से, यानी आपके पास कुछ कमाई तो हुई नहीं पहली बात, और कुछ पैसे ही नहीं बचे। अब ये होने के कारण उनको बोरो करना पड़ेगा अगले प्रोडक्शन के लिए ना। तो लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट फार्मर्स आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स एंड हैव टू बोरो, और इसके लिए उन्हें फिर पैसे बोरो करने पड़ेंगे। ये हो गया एक और कंसेप्ट जिसको कहा जाता है सरप्लस। उसके बाद हम यहाँ तक की जो चीज़ें हैं ये हमें पहला जो चैप्टर था आपका जो कि रिलेटेड था द स्टोरी ऑफ पालमपुर से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे ये हमने स्टडी किए। जैसे कि हम हमारे फर्स्ट चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं, सेकेंड चैप्टर जो है उसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेस। अब ये चैप्टर का नाम ही पीपल एज रिसोर्सेस है, यानी ये चैप्टर ये कहता है कि हम लोगों को एज ए रिसोर्सेस कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ मेनली जो चीज़ों की बात की जाती है वो यही सब बातें होगी कि ह्यूमन कैपिटल की बातें होगी, ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाया जाएगा। इसलिए ह्यूमन कैपिटल क्या होता है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, बट पहली शुरुआत हमारी होगी पॉपुलेशन की, क्योंकि पीपल से बात की गई। जैसे आपके एनसीईआरटी में कहा गया है कि पॉपुलेशन क्या है, तो पॉपुलेशन एसेट फॉर इकोनॉमी है रादर देन लायबिलिटी, यानी ऐसी चीज़ें जिससे हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकते हैं उसे एसेट कहा जाता है, और जिससे हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होना तो दूर, बट इसी को हमें इन्हीं चीज़ों पे खर्चा करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को लायबिलिटी कहा जाएगा। जिन चीज़ों से हम कमा सकते हैं सिंपल इसमें हम ये कहेंगे वो एसेट हो गया, और जहाँ से हमें खर्चा करने पड़ेगा जिस पर लायबिलिटी हो गई। एक आपको लेमन टर्म में बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें। तो पॉपुलेशन जो है वो एक एसेट है इकोनॉमी के लिए, लायबिलिटी नहीं, बट उस पॉपुलेशन को हमने कन्वर्ट करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल में तभी। अब ह्यूमन कैपिटल में क्या होगा, हमें सबसे पहले पॉपुलेशन के जो एजुकेशन है, उनके स्किल डेवलपमेंट है, इन चीज़ों पे अगर हम खर्चा करेंगे तो वो पॉपुलेशन हमें आगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमारे कंट्री को देती रहेगी। तो इसीलिए इसी को कहा जाएगा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हम ये कहेंगे जो स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज जो लोगों के अंदर है, ये एक कैपिटल जो पॉपुलेशन है बिकम्स ह्यूमन कैपिटल जब इन्वेस्ट किया जाएगा उनके एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे और मेडिकल केयर पे। ये चीज़ों पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो बन जाते हैं मेनली
हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल। पीपल एज रिसोर्स ये है, इट इज़ द वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज, है ना, उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी स्किल है और एबिलिटी जो है ना, तो इसी तरह इन्हीं के बेसिस पे हम उनको एक रिसोर्स करके यूज़ कर सकते हैं कंट्री में, कि रिसोर्स होते हैं वो पीपल। तो यही है इस चैप्टर का नाम। अब यहाँ पे अगर हम शुरुआत करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम जाने के पहले आपको ये बता दूं कि आपके एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी है जो कि सकल और दूसरे जो है वो विलास, इनसे रिलेटेड है। यहाँ पे यही स्टोरी में बताया गया, जो सकल है उनके जो भी एजुकेशन है इस पर उनके घर वालों ने खर्च किए, इसीलिए ये आगे जाके काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स बेनिफिट जो है वो अपना हमारे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स जो है अपने फैमिली को दे पाए। विलास जो है ऑन द अदर हैंड ही वॉज नॉट एबल टू स्टडी, और इस कारणवश वो उतना ही कर पाए जितना वो एक लिमिट में ही रह पाए, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ देखने मिली। तो इन चीज़ों पे हमें हम ये कहेंगे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर पे, और यही चीज़ें हमारे पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं एक रिसोर्स, एक ह्यूमन कैपिटल या फिर एक एसेट करके हमारे काम आएगी। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब कुछ कंसेप्ट जो है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, यही चीज़ों से रिलेटेड कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, या फिर जो कंसेप्ट एनसीईआरटी में दिए जाते हैं वो और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। तो आपको ये बता दूं कि व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, है ना, सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स है इज फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, ये सबसे पहली चीज़ है। वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा डेवलप करते हैं और उसको बहुत एजुकेटेड बनाते हैं, उनको हेल्दी बनाते हैं ना, तो उनको मेडिकल केयर देके, हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देने के बाद वो इन टर्न वो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और इस कारण जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव पावर जो है कंट्री की, वो ज़्यादा बन सकती है ना। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है, इसके लिए भी स्किल्स, एजुकेशन और रिसर्च, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, और यही को पॉपुलेशन हमें ये करा के दे सकती है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में अगर देखा गया तो सबसे पहले अगर देखा आईटी रिवॉल्यूशन की बात करें तो इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस। सबसे अच्छा एग्जांपल आईटी रिवॉल्यूशन है। इससे पता चला कि ह्यूमन कैपिटल ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। हैज़ टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ अ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, है ना। तो मशीनरी या प्लांट से भी ज़्यादा अगर हम देखेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ह्यूमन कैपिटल। तो आप देखते हैं आईटी में जितने ज़्यादा स्किल्स, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग, उतना ज़्यादा उनको पेमेंट दिया जाता है, और ये पेमेंट होता है उनके इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है उनको लेके। तो यही आईटी रिवॉल्यूशन ने हमें ये बता दिया, क्योंकि कोई भी मशीन अगर 10 XYZ नाम के प्रोडक्ट्स अगर एक टाइम पे मैन्युफैक्चर कर पाती है, तो यही एक घंटे में, तो यही मशीन एक घंटे में 100 कैसे प्रोडक्ट्स कर सकती है ना, 100 XYZ प्रोडक्ट्स कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके लिए इसमें कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मशीन में कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और मशीन में डेवलपमेंट क्या होगा, क्या चीज़ें ऐड होगी, ये बताएगा हमें ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्टिव एसेट्स बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेवरल ईयर्स ऑफ आवर एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर्स, दिस एनहांस्ड योर टोटल प्रोडक्टिविटी। ये तो आपको पता ही है ना। तो एजुकेशन में जैसे कि आप देखोगे तो और ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लेबर अच्छे हो सकते हैं। उसके साथ साथ टोटल प्रोडक्टिविटी जो है एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी किसी भी चीज़ की, उतनी हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी। दिस इन टर्न्स पेज यू थ्रू सैलरी और सम अदर फॉर्म ऑफ ए चॉइस, है ना। तो यही है, जितना एजुकेशन ज़्यादा लेते रहेंगे लोग, उतना ज़्यादा उनको पेमेंट भी मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ी, आपके पेमेंट अच्छी मिले, सैलरी अच्छी मिले। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। ये भी हमें कुछ कंसेप्ट यहाँ पता चलते हैं। उसके बाद जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो तरह की होती है, एक होती है मार्केट एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि कोई भी जो काम कर रहा है ना, द मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनीवन, है ना। क्या काम कर रहा है, उसको पैसे जो दिए जाते हैं वो किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं, ताकि वो जो भी चीज़ें कर रहा है, जो भी चीज़ों के लिए एक्टिविटी कर रहा है, उसका प्रॉफिट मिल रहा है कुछ, है ना। मार्केट में वो चीज़ बिक रही है, उसका कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, जिसमें आता है कुछ गुड्स को बनाना या फिर कुछ सर्विसेज देना, जिसमें गवर्नमेंट सर्विस भी आती है। अब मार्केट एक्टिविटीज़ इस तरह की होती है ना, जिससे आपको पैसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप ऐसा कोई गुड्स या ऐसे कोई सर्विसेज दे रहे हैं जिससे खुद उस जो भी फर्म या जो भी है उन लोगों को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, इसके लिए आपको दिया हुआ रिम्यूनरेशन।
सेकेंड, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। हम कुछ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके लिए हम खुद के लिए कुछ सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ें लाते हैं, है ना, खुद को कंज्यूम करने के लिए हमने जो चीज़ें बनाई है, मार्केट में बेचने के लिए नहीं, ऐसे चीज़ों को नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहा जाता है ना। अगर हम देखें अर्निंग किसी भी इंडिविजुअल की, ये दो कंसेप्ट तो आप माइंड में रख ही लीजिएगा, उसके बाद में आपको बता दो मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल की अर्निंग की बात करें तो एजुकेशन और स्किल्स जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम पहले से देख रहे हैं, यही ह्यूमन कैपिटल को बनाती है। ज़्यादातर इंडिया में ये देखा गया जो जितना ज़्यादा एजुकेटेड और स्किल्ड होगा उसको अर्निंग उतनी ज़्यादा होगी। मेनली इंडिया में जो वुमेन है उनको पहले से ही एजुकेशन नहीं लेने दिया जाता था, या फिर हम देखेंगे कि सोसाइटी में वुमेन को एजुकेशन के राइट्स नहीं थे, या वुमेन को कम एजुकेशन दिया गया, या फिर उनको स्किल डेवलपमेंट का उतना मौका नहीं दिया गया, जिस कारण वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन, ये हमें देखने मिला था, है ना। तो ये मेजर डिटर्मिनेंट्स है ऑफ द अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल, तो याद रखेगा एजुकेशन और स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट वन हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जैसे कि हमें पता चलती है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, कितने लोग लिटरेट है ये, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी कितनी है ना, कितना लाइफ रह सकते, कितना एज है मेनली, हाँ वो, उसके साथ साथ स्किल फॉर्मेशन जो है एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री, तो स्किल्ड कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, हेल्थ कैसी है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ये चीज़ें बताती है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी अच्छी है। ये इकोनॉमिक्स की एक और टर्म। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, है ना, जितने लिटरेट उतने कंट्री ज़्यादा ग्रोथ करेगी, जितने हेल्दी पर्सन उतनी ग्रोथ अच्छी होगी, जितने स्किल लोग रहेंगे उतनी ग्रोथ अच्छी होगी। तो यही चीज़ें हमारे ग्रोथ को बनाती है। और अगर हम देखेंगे जो इलिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन है वो देश के लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। हमने देखा, हमने स्टार्टिंग में ही पहला पढ़ा था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो एसेट है, हमारे लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी हम देखिए, लायबिलिटी तो कुछ कुछ है ही, जैसे कि इलिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन जो रहेगी वो लायबल रहेगी, क्योंकि उन पे कुछ पैसे खर्च करते रहना पड़ेगा हमेशा गवर्नमेंट को, जबकि एसेट है यहाँ से कुछ अर्न भी हो रहा है, तो जितना खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा अर्न करा के दे रही है वो पॉपुलेशन, तो वो एसेट बन चुकी है, और इसी कारणवश ग्रोथ जो है वो कंट्री की अच्छी हो रही है। अब लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ चुकी है, लिटरेट और हेल्दी अगर रहेंगे तो एसेट बनेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ये चीज़ों को लेके हमें पॉपुलेशन जो है क्वालिटी अच्छी करनी चाहिए, ताकि हमारे इकोनॉमी जो है वो और भी ज़्यादा ग्रो हो सके, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली और भी अच्छे से ग्रो हो सके। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज या अच्छे से बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें बढ़ाने के लिए कुछ स्कीम्स भी लाई जाती है, जैसे मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज द अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब देखिए अटेंडेंस अच्छा रहेगा क्योंकि उनको वहाँ पे मिड डे मील स्कीम में मील दिया जाता है, स्कूल में मील दिया जाता था, जो भी खाना था वो प्रोवाइड किया अगर जाता है, तो उससे अटेंडेंस अच्छी रहती थी बच्चों की। दूसरी बात ये है कि उनका न्यूट्रिशनल और रिटेंशन भी अच्छा है ना, जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से वो समझ, यानी हेल्दी रहेंगे एक तरह से, और न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहने के कारण। तो मेनली यहाँ से हम क्या बढ़ा सकते थे, मिड डे मील स्कीम से हम बढ़ा सकते हैं एजुकेशन और बढ़ा सकते हैं हेल्थ, है ना। तो इनको हम बढ़ाएंगे और हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को अच्छा करने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मिड डे मील स्कीम लाई क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन सुधारने के लिए। उसके साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान लाया। सर्व शिक्षा अभियान के चलते 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन भी है, एक एक्ट है, उसके अलावा आर्टिकल 21A भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये कहता है कि राइट टू एजुकेशन जो है ये भी एक आर्टिकल भी ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। ये सब चीज़ें हैं। सर्व शिक्षा अभियान ने 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री प्रोवाइड करने की एक स्टेप उठाई है, जिससे हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी कर सके। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो IMR क्या होता है, तो IMR की हम बात करते हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मीनिंग होता है कि डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज। जब किसी भी चाइल्ड की डेथ होती है और उसकी एज 1 ईयर से कम होती है तो उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट ज़्यादा होगा। ये है। बर्थ रेट क्या होता है, तो ये भी आपको बता दूं, तो बर्थ रेट इज अ नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल, है ना, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कितना भी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, जैसे मुझे देखना है पिछले एक साल में बर्थ रेट क्या रहा, तो मैं ये देखूंगा कि पिछले 1 ईयर में कितने बेबीज बॉर्न हुए, है ना। 1000 अगर पॉपुलेशन, तो 1000 के चलते कितने नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न हुए एवरी 1000 पीपल के चलते, है ना। तो ये
ये रहेंगे हमारा बर्थ रेट। फॉर एग्जांपल अगर 200 बेबीज आते हैं तो हम ये कहेंगे 200 इज अ बर्थ रेट। इस तरह से डेथ रेट क्या है, तो यही सेम चीज़ है। 1000 में से 1000 के अगर कंपैरिजन में देखा गया तो कितने लोगों की डेथ हुई है उस पर्टिकुलर टाइम में, उसको कहेंगे डेथ रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये 3 रेट हमें इकोनॉमी में अच्छे से पता होने चाहिए, है ना। तो ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आपके इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटीज़ में, और ये सब चीज़ें आपके एनसीईआरटी में हमें देखने मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनसीईआरटी जो बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसके बाद वो जो नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में देखने मिलता है वो आता है अनएम्प्लॉयमेंट। उसी चैप्टर में पीपल एज रिसोर्सेस में अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट कब कहा जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स, है ना। तो सबसे पहले जो लोग हैं जिनकी इच्छा है कि वो काम कर सके, उनके पास स्किल्स है या फिर वो उतने अपने आप में उतनी वो क्वालिटीज़ रखते हैं या जो भी चीज़ें उनके पास है जिसके कारण उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था बट उन्हें जॉब्स नहीं मिली, उनको कहा जाता है अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेस है, जिसको हम मैन पावर को रिसोर्स करके यूज़ कर सकते थे, उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है लोगों के पास। तो वो मेनली क्या हो गया है कि वो इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं, इन इकोनॉमी के ऊपर बर्डन बन चुके हैं एसेट बनने के अलावा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। इकोनॉमिक ओवरलोड को बढ़ाना, यानी जो अनएम्प्लॉयड है वो वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट हो चुके हैं और ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इकोनॉमिक ओवरलोड यहाँ बढ़ रहा है ना। तो देखिए कोई वर्किंग, अब अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है वो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर तो डिपेंड वो रहेंगे ही ना। ये कुछ एसेट हमें दे रहे हैं और ये चीज़ें ही यहाँ पे हम लगा पा रहे हैं, तो इस तरह से हम कहेंगे जो अनएम्प्लॉयड है उन पे लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि वो डिपेंड हो चुके हैं उन पे। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ये कहेंगे कि जितनी बढ़ते जाएगी उतनी इकोनॉमी को डिप्रेस्ड इकोनॉमी कहा जाएगा, है ना। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। रूरल एरियाज में 2 तरह के एम्प्लॉयमेंट देखने मिलते हैं, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन एरियाज में देखने मिलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए ये जो है इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी happens when people are not able to find jobs during some months of the year, है ना। तो कुछ होता है, देखिए अब जब फार्म पे काम कर रहे हैं तो कभी कभी होता है कि कोई सीज़न ही नहीं है वहाँ, या फिर जो भी एक चीज़ पे काम कर रहे थे उस चीज़ का सीज़न ही नहीं है तो उनके जॉब्स रुक जाते हैं उतने टाइम के लिए। इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये चीज़ें भी आपको उसके बाद जो हम देखते हुए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में हम सबसे पहले ये बता दूं कि ऐसे इसमें क्या होता है, तो ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ काम कर रहे थे, अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई एग्रीकल्चरल प्लॉट है, इस पे ये जितना भी इसका एरिया है, ABC जो भी एरिया है इसका, एक्स एरिया है इसका, ये एरिया में काम करने के लिए 5 ही लोगों की ज़रूरत है। बट यहाँ पे घर पे और 3 लोग हैं तो उनको भी काम करा दो, इसलिए 8 लोगों को यहाँ काम कराया जा रहा है। जबकि 5 लोग जितना यहाँ पे अर्न करा के दे रहे हैं उतने ही 8 लोग भी करके दे रहे हैं। यानी अगर 8 में से 3 लोगों को निकाल भी दिया तो भी प्रोडक्शन उतना ही आएगा। बट ऐसा तो लग रहा है कि ये लोग काम कर रहे हैं बट कुछ उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। ऐसे लोगों को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहा जाता है, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो अमंग फैमिली मेंबर्स इंक्रीज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये हमें देखने मिलता है। वर्कफोर्स पॉपुलेशन के पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे लिखा था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी उन्होंने एजुकेशन ले लिया, उनके पास वो जितने भी डिग्री ग्रेजुएशन जो वो चीज़ें हैं, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिले हैं, इनको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जो ज़्यादातर शहरों में या फिर अर्बन एरियाज में देखने मिलता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमने कुछ तरह के देखे, सीजनल, डिस्गाइज्ड और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे 3 तरह के एम्प्लॉयमेंट हमें देखने मिलते हैं एनसीईआरटी में भी। उसके बाद हम देखते हैं वर्कफोर्स पॉपुलेशन। कौन से पॉपुलेशन को वर्कफोर्स पॉपुलेशन कहा जाता है, तो 15 साल से 59 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन है उन्हें वर्कफोर्स पॉपुलेशन कहा जाता है ना। ये काम करने की अपने आप में कैपेसिटी रखती है, ये इनको वर्कफोर्स पॉपुलेशन कहा जाता है। और ये अगर काम नहीं कर रहे तो फिर कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ मैन पावर हो रहा है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है पॉवर्टी द बिग चैलेंज। पॉवर्टी 3rd चैप्टर आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वो, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी से बाहर लोगों को लाना, गरीबी हटाना, यही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया का। महात्मा गांधी ने भी ये कहा है कि हम ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी होंगे
व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग्स, है ना, तो ये भी महात्मा गांधी ने कहा है। तो ये चीज़ें हैं होती है। हम देखते हैं इंडिकेटर्स, तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उनका ये कहना था कि जो पावर्टी है, जिसको हम कैसे कितनी पावर्टी है ये देखने के लिए कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, तो मेनली देखा जाता था लेवल ऑफ इनकम कितनी है, कंजम्पशन कैसा है। तो ये चीज़ों के बाद अब पॉवर्टी को कुछ अदर सोशल इंडिकेटर्स के थ्रू भी देखा जाता है, जैसे इलिटरेसी रेट, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू द हेल्थ केयर नहीं मिलना, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये चीज़ें भी ना मिलना, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेटर है। तो पॉवर्टी के जो इंडिकेटर्स है ऐसा यहाँ पे माना गया है सोशल साइंटिस्ट द्वारा। तो ये सोशल वाली चीज़ें भी अब इसमें इंडिकेटर्स करके यहाँ पे ये इंडिकेटर से भी पॉवर्टी को देखा जाता है। तो पॉवर्टी ये बहुत बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए है। अब यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि एनालिसिस जो है वो पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी ये भी किया गया, ये बहुत कॉमनली किया जाता है। तो सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी ये मेनली एनालिसिस किया जाता है। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है ये देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटी, है ना, मेनली किसी को कोई फैसिलिटीज़ ना मिलना, बेनिफिट ना मिलना, अपॉर्चुनिटी ना मिलना, ये चीज़ों से उन चीज़ों को उन लोगों को एक्सक्लूड कर देना, इसको सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है। टिपिकल एग्जांपल इज़ द वर्किंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, है ना। तो कुछ लोग जो है सर्टेन कास्ट के जो लोग थे उनको इंडिया में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं दी जाती थी, या कहीं कहीं पे नहीं दी जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तो मिलती है, बट अगर देखा गया तो कहीं कहीं पे जहाँ अवेयरनेस नहीं है इन लोगों को, वहाँ पे मेनली ये प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। तो इन सोशल एक्सक्लूजन से भी पॉवर्टी बढ़ती है, ये भी यहाँ पे हमें ये पता चलता है। दूसरी बात जो है वो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़। जैसे हम देखेंगे कि मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास है या फिर इंडिविजुअल्स है, जैसे कि वीडोज हो गए, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हो गए, है ना, तो वो मेनली क्या, बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स, है ना। तो मेनली यही होते हैं, बैकवर्ड कास्ट जो है वो लोग वैसे ही पुअर ही रह गए, वीडो जो है वो भी कोई डेवलपमेंट ना होना, वो भी कहीं ना कहीं पुअर ही रह गई, या फिर फिजिकली हैंडीकैप लोग। तो ये सब वल्नरेबिलिटी भी एक यहाँ पे फैक्टर देखा जाता है, सोशल एक्सक्लूजन भी फैक्टर देखा जाता है। तो पॉवर्टी के लिए, है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी पॉवर्टी का एनालिसिस किया जाता है। तो ये दो टर्म्स आपके एनसीईआरटी में यूज़ हुए, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, ये दो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए क्या होते हैं। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में जो दिए है वो है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के बारे में अगर हम देखें तो पॉवर्टी जो है इंडिया में हो या फिर वर्ल्ड में हो, ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन के थ्रू ही देखा जाता है कितनी पॉवर्टी है। ये कॉमन मेथड है जिससे हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं, एंड बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन लेवल पे हम ये देखते हैं। अब ये देखते हैं कि इनकम और कंजम्पशन पे कैसा होता है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हीज और हर इनकम कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो गिवन मिनिमम लेवल, है ना, नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। तो यही होता है, हर कंट्री का अलग हो सकता है। मेनली बेसिक नीड्स, तो यहाँ यही कहा गया है कि जो एक लेवल बनाई गई है मिनिमम लेवल, उसके नीचे जिसकी इनकम आ रही है, जिस कारण वो बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जितने भी लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल एन यूनिट लग रहे हैं, है ना, या फिर एन रुपीज़ लग रहे हैं, 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ जो भी होगा, हमने यहाँ पे एन या फिर XYZ रुपीज़ लग रहे हैं बेसिक नीड्स को पूरा करने में, उससे भी कम किसी की इनकम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। वाइल डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, footwear, fuel, light, educational and medical requirement etc. are determined as subsistence. These physical qualities are multiplied by their prices in rupees, है ना। तो ये सब चीज़ें इंडिया में देखी जाएगी और ये रुपीज़ में कितना आता है वो देखेंगे और उससे काउंट करेंगे कि पावर्टी लाइन कितनी होगी, है ना। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग पावर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, है ना। तो आजकल जो मेनली हमें ये देखने मिल रहा है कि कैलोरी रिक्वायरमेंट्स में को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम ये देखेंगे कि एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड इन इंडिया, अब हमने देखा ना कि फूड रिक्वायरमेंट कितना लगेगा, तो हो सकता है कि कोई 10 रोटियाँ खाता रहो, हो सकता है कोई 5 रोटियाँ खाता हो, तो कितना, तो उन्होंने यही कहा कि 2400 कैलोरीज पर पर्सन डे। रूरल एरियाज़ की बात करें, अगर हम गाँव की बात करें तो 24 कैलोरीज पर पर्सन को एक दिन मिलना, या फिर अर्बन एरियाज की बात करें तो 2100 कैलोरीज पर पर्सन को मिलना। इतनी अगर उसको नहीं मिल पा रही है तो वो पुअर यहाँ कहलाएगा, तो वहाँ पे
पॉवर्टी लाइन के नीचे ये माना जाएगा। अब रूरल एरियाज़ में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, अर्बन एरियाज़ में फिजिकल वर्क कम होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कैलोरीज पे भी कहीं ना कहीं ये यूज़ किया जाता है एक फार्मूला पॉवर्टी लाइन को कहीं ना कहीं मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली, नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स, है ना। तो 5 साल बाद मेनली पॉवर्टी लाइन जो होती है वो कितनी है, कैसी होनी चाहिए, उस चीज़ों पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाता है। और सर्वे जो किया जाता है, जो सर्वे करते हैं उनको NSSO कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये पॉवर्टी लाइन के सर्वे करता है ना। तो पॉवर्टी लाइन के एक पीरियडिक जो सर्वे होते हैं 5 ईयर्स में नॉर्मली किए जाते हैं सैंपल सर्वेज, तो ये NSSO करता है। फिर हमें पता चलता है कि कितने पॉवर्टी इंडिया में है, ये चीज़ें। तो अब हमारे जो एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि हमें देखने मिलता है वल्नरेबल ग्रुप। तो वल्नरेबल ग्रुप देखते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, ऐसा कहा गया है कि इनका जो प्रपोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है बिलो पॉवर्टी लाइन, सबसे ज़्यादा ये लोग जाते हैं BPL। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं? तो सबसे पहले सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी, है ना, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है टू पॉवर्टी, ये होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। उसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें, सोशल ग्रुप में आते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और इकोनॉमिक ग्रुप्स में यानी सोसाइटी के चलते ये, और इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स है, दूसरे अर्बन कैजुअल लेबर, है ना। तो ये जो है अर्बन और रूरल लेबर्स जो है ये भी इसमें आते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई लैंडलेस कैजुअल वेज, है ना, वेजेस पे होता है जो लेबर हाउस होल्ड, वो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी अगर आ गया तो ये बहुत बड़ा सीरियसनेस है प्रॉब्लम का, ये हमें यहाँ पे पता चलता है ना। तो दोनों इसमें अगर कोई आता है, फॉर एग्जांपल कोई शेड्यूल कास्ट का और वो इसमें भी है, तो ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, ये यहाँ कहा जाता है। तो वल्नरेबल ग्रुप्स जो है यहाँ पे ये माने गए हैं, और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी अगर देखा गया तो है यहाँ पे ये इन वल्नरेबल ग्रुप्स में मेनली। बट ये भी देखा गया है कि 1, 2 और 3 शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड और अर्बन कैजुअल लेबर्स को अगर छोड़ दे तो जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो अभी भी पॉवर्टी उनकी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो 90s से, शेड्यूल कास्ट में अगर देखा गया, रूरल एग्रीकल्चर लेबर में देखा गया, अर्बन कैजुअल लेबर में देखा गया, तो वो पॉवर्टी कम होते हुए दिखी है, बट शेड्यूल ट्राइब में ये नहीं देखा गया है। ये वल्नरेबल ग्रुप्स है। अब हमने इंडिया की पॉवर्टी लाइन कैसे देखी जाती है वो देखा, तो कैलोरीज में देखी गई है। तो अगर पॉवर्टी लाइन इंटरनेशनल देखी गई तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन हाँ सबसे पहले ये बताती है कि मेनली देखिए कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज अ मॉनेटरी थ्रेशोल्ड अंडर विच एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग इन पॉवर्टी, ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है। करंट इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है वो है $1.90 पर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ तक की चीज़ें होने के बाद हमें अब पता चलती है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी होने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिटिश के टाइम पे अच्छे से ना होना, ये सबसे पहले है। अगर हम देखेंगे तो ब्रिटिश कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स वाले या फिर हम कहेंगे टेक्सटाइल्स के जो भी इंडस्ट्रीज थी उन्हें ख़त्म कर दिया गया, उनका डेवलपमेंट नहीं होने दिया, जिसके कारण पॉवर्टी बहुत बढ़ गई। दूसरी बात है लो रेट ऑफ ग्रोथ अंटिल 1980s, है ना। तो बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली थी 1980s तक। उसके साथ साथ रेट ऑफ इनकम भी बहुत कम रहे हैं, ग्रोथ रेट भी बहुत कम रहा है इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। इस कारण और भी पॉवर्टी बढ़ गई, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था इस टाइम पे, है ना। पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी और सबकी इनकम भी कम थी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम निकल रही थी, ये एक था। उसके बाद देखा गया तो इरिगेशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उससे, है ना, तो इरिगेशन बढ़ गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन बढ़ गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गए एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट जो अफेक्ट थे वो कुछ कुछ पार्ट में ही हमें देखने मिले, बाकी पार्ट जो थे वो पुअर ही रह गए, वो पॉवर्टी में ही रह गए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी डिड प्रोवाइड सम जॉब्स, बट बहुत सारे जितने भी लोग थे उन सबको जॉब तो ये नहीं दे सकती थी, उनका भी लिमिटेड ही कुछ वैकेंसीज थी। तो अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़, मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन रिक्शा, एज रिक्शा पुलर्स बन गए, वेंडर्स बन गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बन गए, डोमेस्टिक सर्वेंट्स बन गए, ये काम लोग करने लगे। और इस कारण विथ रेगुलर स्मॉल इनकम दिस पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, है ना। तो गरीबी और बढ़ते गई क्योंकि इनकम जो थी ये इन सब चीज़ों में बहुत कम आती थी, और ये लोगों ने स्लम में रहना शुरू किया सिटीज़ के आसपास,
है ना। और यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो लार्जली अगर देखा गया है ना, तो दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी लार्जली अ रूरल फिनोमेनन ऑल्सो बिकम द फीचर ऑफ अर्बन सेक्टर, जो कि एक गाँव में देखने मिलता था वो अब शहरों में भी देखने मिल गया। ये सब उसके रीजन्स रहे हैं, ये जो हमने ऊपर देखे ये रीजन्स। और अभी शहरों के आउटस्कर्ट्स में आपको स्लम्स देखने मिलते हैं जहाँ पे लोग फिर वहाँ पे सेटल हो गए हैं। इनकम इनइक्वालिटीज़ भी कुछ यहाँ पे हमें देखने मिलती है जो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी है, जैसे कि हम देखते हैं कि हाई पॉवर्टी रेट जो है हैज़ बिन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़, है ना। तो यही है बहुत ज़्यादा इनकम में इनइक्वालिटी होना। अगर देखा गया तो सबसे पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लैंड का, बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और बाकी रिसोर्सेज का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने मिलता है। Since lack of land resources has been one of the major causes of poverty in India, proper implementation of policy could have improved the life of million of rural poor, है ना। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम तो रहना ही, उसके अलावा रिसोर्सेज जो है लैंड रिसोर्सेज वो भी सबको बराबर ना मिलना। बट अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए पॉलिसीज़ का तो काफ़ी सारे लोगों की लाइफ अच्छी हो सकती है। ये चीज़ें तो इनकम इनइक्वालिटीज़ हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखा लो लेवल इनकम, लोअर रेट ऑफ ग्रोथ और इरिगेशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब रीजंस रहे हैं पॉवर्टी के। तो यहाँ तक की चीज़ें हमें पॉवर्टी नाम का जो चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में दिया है उसमें हमें पता चलती है। हमने इसके साथ साथ उसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स जो है, जो रिलेटेड कंसेप्ट्स है, उन्हें भी स्टडी किया। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर दिया है एनसीईआरटी में है वो है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जो है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे और ये आखिरी चैप्टर होगा आपके एनसीईआरटी का। अब फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स, है ना। तो यही है फूड सिक्योरिटी, यानी कहाँ क्या, तो आपको हमेशा अवेलेबल होना कुछ फूड, या फिर अफोर्ड कर पाना आपका फूड, या एक्सेसिबल होना चाहिए जो फूड है वो आपके लिए, ये चीज़ें आपको मिलते रहना हर बार, इसी को फूड सिक्योरिटी कहा जाएगा। जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं आर मोस्ट वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स के, तो पुअर हाउस होल्ड्स को वो नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉब्लम्स आ गए और फिर महंगाई बढ़ गई, अगर चीज़ें महंगी हो गई, तो पुअर हाउस होल्ड्स कहाँ से लाएंगे ये चीज़ें? यही चीज़ें। तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज पीडीएस, गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन द सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड, है ना। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो अच्छे से अगर काम कर रहा है तो ठीक से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा। अदरवाइज आपको पता है किसी को बहुत ज़्यादा मिल गया तो किसी को कुछ भी नहीं मिला। तो गवर्नमेंट का ध्यान रखना, गवर्नमेंट का विजिलेंस होना, उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक्शन लेते रहना हर टाइम पे, यही चीज़ें बचा सकती हैं, है ना, हम लोगों को। तो यही है कि व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटन, जब फूड सिक्योरिटी ना हो तो ये तीन चीज़ें जो है ये मेनली काम यहाँ अच्छे से कर सकते हैं। तो फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो उसके बाद हम डायमेंशंस देखेंगे। डायमेंशंस में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए तभी आपको फूड सिक्योरिटी मिलेगी, है ना। तो जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड में हम कहेंगे कि मीन्स ऑफ फूड प्रोडक्शन विद इन कंट्री, फूड इम्पोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रैनरीज, ये हमेशा अच्छे से होना चाहिए ताकि जिस फूड की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल रहे। सेकेंड एक्सेसिबिलिटी, यानी हम ये कहेंगे कि हर एक पर्सन तक वो पहुँचना चाहिए, अदरवाइज किसी को अगर वो नहीं मिल रहा है तो फूड सिक्योरिटी उसकी चली गई है। अफोर्डेबिलिटी यानी यही है कि एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। तो ये अफोर्ड करना चाहिए, यानी उसको उतना पैसा उसके पास होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं जो फूड सिक्योरिटी किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री डायमेंशंस। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी जो है इज एंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन। सेकेंड है कि कैपेसिटी टू बाय द फूड सभी लोगों की रहे। तीसरा है कि फूड की एक्सेसिबिलिटी सब तक पहुंचे, सब तक उसके बीच में कोई भी बैरियर ना रहे, रीचेबिलिटी अच्छी रहे। अब देखिए हाउ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी। अब कभी कभी नेचुरल कैलामिटी आ जाती है। कैलामिटी यानी हम ये कह सकते हैं कि ड्रॉट, सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ गया कहीं पे तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन जो था वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण फूड का शॉर्टेज हो जाता है ना। इट क्रिएट्स द शॉर्टेज ऑफ फूड इन अफेक्टेड एरिया। जहाँ पे ड्रॉट आ गया वहाँ पे फूड का शॉर्टेज देखने मिला। अब शॉर्टेज हो गया तो प्राइस बढ़ जाएंगे, तो पैसे उसके रेट्स बढ़ जाते। हाई प्राइस बढ़ गया तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उतना महंगा खरीदना,
है ना। तो ऐसी इफ सच कैलामिटी हैपन्स इन वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इट्स स्ट्रेच्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। और यहाँ पे अगर ये ज़्यादा टाइम तक चलते रहा तो लोग भूखमरी से उनकी डेथ होने लगेगी, स्टारवेशन हो जाएगा, भूखमरी आने लगेगी। और ज़्यादा अगर आ गया तो फिर वो फेमाइन बन जाएगा ना। तो फेमाइन तो बहुत बुरा होता है, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। अब यहाँ पे वर्ड आ गया फेमाइन, तो फेमाइन जो है ये क्या होता है ये भी हमें पढ़ना होगा। कंसेप्ट से कंसेप्ट बनते हैं इकोनॉमी में। फेमाइन क्या होता है, इज कैरेक्टराइज बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन, एपिडेमिक्स कॉज बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, है ना। तो मेनली क्या है कि स्टारवेशन यानी खाना अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मेनली क्या हो रहा है कि भूखमरी बढ़ गई है। दूसरा है कि एपिडेमिक्स, कोई बीमारियां बढ़ गई है कि जिससे हम साफ पानी यूज़ नहीं कर रहे, कंटेमिनेटेड वाटर या फिर डिकेड फूड जो है उसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ये चीज़ों के कारण, या फिर बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो गया है स्टारवेशन के कारण, ये चीज़ों से फेमाइन आता है। अब सबसे बड़ा अगर फेमाइन देखा गया तो फेमाइन ऑफ बंगाल 1943 में जो आया था उसमें 30 लाख लोगों की डेथ हो गई थी इन प्रोविंस ऑफ बंगाल। इट हैपेंड ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। तो ये आया और बहुत लोगों की डेथ हुई है, बहुत बुरा फेमाइन माना जाता है 1943 का है। तो ऐसा फेमाइन ना आए तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना। फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल कौन होते हैं? सोशल कंपोजिशन की अगर बात करें, है ना, तो विद द इनेबिलिटी टू बाय फूड, है ना। तो देखिए इनेबिलिटी यानी मेनली क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं तो आप फूड नहीं ले पा रहे हैं, बट कुछ कुछ सोशल कंपोजिशन भी है। जैसे कि हम देखेंगे कि एससीज, एसटीज और कुछ कुछ सेक्शंस ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, हु हैव ईदर पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी जिनके पास है, वो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी के नज़दीक होते हैं, है ना। तो पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर who have to migrate to the other areas in search of work are also among the most insecure people, है ना। तो ये भी आ गया। तो मोस्ट इनसिक्योर अगर हम देखते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं एससीज, एसटीज या फिर ओबीसीज, और हम ये भी कुछ कुछ सेक्शंस ओबीसीज में, या फिर जहाँ पे अफेक्ट कर गया, जहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आया है वहाँ से लोग कहीं पे माइग्रेट कर गए हैं, ऐसे लोग, वहाँ के लोग जहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आया है, तो ये लोग भी हो जाते हैं मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल। उसके बाद जो हम कंसेप्ट देखते हैं वो है हंगर। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में हंगर के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है। हंगर की अगर बात करें तो प्रेजेंटली हंगर को ऐसा कहा जाता है कि लोगों तक सेफ और न्यूट्रिशियस फूड ना पहुंचना, जो उनके नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो उन तक ना पहुंचना, इसको हंगर कहा जाएगा। ओके, सो ये चीज़ें हमें यहाँ पता चलती है हंगर में। हंगर जो इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी, और हंगर अगर है तो ये पता चलता है कि फूड इनसिक्योरिटी वहाँ पे है। हंगर जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं है, बट ये पॉवर्टी लाता ज़रूर है ना। तो यही है कि अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये मेनली यही है कि करंट हंगर को एलिमिनेट करना, और यही चीज़ें होगी, और आगे फ्यूचर हंगर ना आने देना। तो यही होगा कि एलिमिनेट करना पॉवर्टी, या हम कहेंगे कि फूड सिक्योरिटी लोगों तक पहुंचाना। हंगर दो तरह के होते हैं, क्रोनिक और एक सीजनल हंगर। ये दो तरह के हंगर हम स्टडी कर लेते हैं। क्रोनिक हंगर होते हैं इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी, है ना। एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड या फिर क्वालिटी ना मिलना फूड की, उसे क्रोनिक हंगर कहा जाता है ना। तो ये क्यों होता है? ये लो इनकम के कारण होता है, जिसके कारण आप बाय नहीं कर पा रहे कोई चीज़ें अपने सर्वाइवल के लिए, ये क्रोनिक हंगर में आ गया। सीजनल हंगर यानी हम ये कहेंगे कि साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ दिस सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर्स। मेनली क्या होता है कि कोई चीज़ अवेलेबल ना होना क्योंकि सीजन नहीं है, ऐसा अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में हो सकता है। अर्बन में यही है कि लेबर जो होते हैं वो उनके कारण, तो यहाँ पे यही है कि देर इज़ लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना। तो रेनी सीजन के वक्त आपको मेनली यहाँ पे वर्क नहीं मिलेंगे जैसे कंस्ट्रक्शन वालों को, तो ये कैजुअल लेबर को कॉज करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई एक सीज़न के क्रॉप पे काम कर रहा है बट वो सीज़न उस क्रॉप का नहीं है, तो उनको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये लोगों की जो है इस तरह से हंगर यहाँ पे बढ़ते जाएगा। द टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। ये भी यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पता चलती है।
हंगर के बाद जो हमें पढ़ना है वो है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। तो ये हमें यहाँ पता चल रहा है कि हम इंडिपेंडेंस से ही ये काम कर रहे हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए फूड ग्रेन्स में। सेल्फ सफिशिएंट यानी हमारे पास ही खुद की चीज़ें अवेलेबल हो फूड ग्रेन्स की, तो यही है। इस चीज़ के लिए इंडिया ने नई एग्रीकल्चर की स्ट्रेटेजी भी अपनाई है, और विच रिजल्टेड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ना, तो जिसके कारण हम वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इंप्रेसिव स्ट्राइड्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड बाय रिलीजिंग अ स्पेशल स्टैंप, है ना, एक स्पेशल स्टैंप निकला था जिस पे वीट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, ऐसा वीट रिवॉल्यूशन जिस स्टैंप पे लिखा था जुलाई 1968 में, और यही चीज बताता था कि सक्सेस ऑफ वीट यही हमें देखने मिला यहाँ पे, है। तो ये हमें देखने मिला वीट राइस इन सब में। तो ये यहाँ पे इंदिरा गांधी जी जो थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐसा एक स्टैम्प भी निकाला था। तो हम खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे, और सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हमने काफ़ी सारे इस तरह के प्रयास किए हैं। नेक्स्ट इज बफर स्टॉक। हमारे एनसीईआरटी में ये भी दिया जाता है कि बफर स्टॉक क्या होता है। तो बफर स्टॉक मेनली अगर हम देखें तो अगर हमें हमारी फूड सिक्योरिटी सिस्टम को और अच्छा करना है तो बफर स्टॉक और पीडीएस का जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा चलना चाहिए। तो पीडीएस क्या होता है, बफर स्टॉक क्या होता है, ये दो चीज़ें हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। बफर स्टॉक की बात करें तो बफर स्टॉक इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, फूड ग्रेन्स का एक स्टॉक है जिसको हम वीट और राइस कहते हैं, और वो मेनली किसके पास होता है, तो गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं प्रोक्योर करता है। और किसके थ्रू, तो एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। एफसीआई परचेसेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स, है ना। तो जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होता है, सरप्लस यानी जैसे मैंने बताया 10 केजी में से 5 केजी बच गया तो वो उनसे खरीद लेंगे एफसीआई, और फार्मर्स को जो भी प्राइस पहले बताए थे, है ना, उनके क्रॉप के वो वहाँ पे दिए जाएंगे, और वो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होंगे। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी उससे कम प्राइस नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि 10 रुपीज़ है आपको, तो 10 रुपीज़ से ज़्यादा दे सकते हो, कम आप नहीं दे सकते। इस तरह से एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होगा इसके चलते यहाँ पे ये बताया जाता है। एमएसपी कब होता है, तो एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर सोविंग द सीजन, है ना। तो यानी सो करने के पहले ही बताया जाता है। नहीं तो आप बोलोगे कि मैंने तो फसलें अब बना लिए, अब आप मुझे जो रेट बताया उससे कम में ले रहे क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उतने में ही खरीदा जाएगा जितना पहले, इसलिए प्री अनाउंस्ड होते हैं ये प्राइस ऑफ क्रॉप्स, है ना। तो ये डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द फार्मर्स, जिससे फार्मर्स को इंसेंटिव्स मिले और वो जो प्रोडक्शन है ऐसे क्रॉप्स का वो बढ़ा सके। ये चीज़ें हमें यहाँ देखने मिलती हैं। तो बफर स्टॉक, अब बफर स्टॉक क्यों रहता चाहिए, क्यों गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक रखना चाहिए, वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, क्यों गवर्नमेंट ने बनाया, तो दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन डेफिसिट एरियाज अमंग द पुअरेस्ट स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी एट द लोअर प्राइस दैन द मार्केट प्राइस नोन एज इशू प्राइस। तो यही मेन है। अब देखिए, मार्केट प्राइस कितना भी कैसा भी रहे, बट गवर्नमेंट के पास अगर खुद के, अब किसी एरिया में कुछ एरियाज है जहाँ पे फूड ग्रेन्स नहीं मिल रहे। फॉर एग्जांपल एबीसी नाम का कोई एरिया है, यहाँ पे फूड ग्रेन्स नहीं मिल रहे। अब गवर्नमेंट ने अपने बफर स्टॉक रखे हुए, इस बफर स्टॉक यहाँ के लोगों के पास क्यों नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि यहाँ पुअर लोग हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हाई मार्केट प्राइस है। तो बफर स्टॉक में उन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट उनको बेचेगी वो मिनिमम कॉस्ट में बेचेगी, है ना। तो ये कम प्राइस में उनको बेचा जाएंगे, मार्केट प्राइस से कम होंगे, और इसी प्राइस को इशू प्राइस भी कहा जाता है। ये इशू प्राइस वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे याद रख लीजिएगा। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स द रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज, है ना। जब वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं है, अब देखिए कोई क्रॉप्स कम आ रहे, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है तो चीज़ें महंगी हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने अपना बफर स्टॉक रखा है तो वो प्रोवाइड कर देंगे महंगा होने के बाद पुअर सेक्शंस को। तो ये कैलामिटी के वक्त या फिर वेदर कंडीशन खराब रहे उस टाइम पे गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कर सकते। तो इसीलिए बफर स्टॉक को गवर्नमेंट हमेशा क्रिएट करके रखती है, अपने पास रखती है, इसलिए उन्होंने यहाँ क्रिएट किया है। नेक्स्ट हमने जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर बात करें तो फूड प्रोक्योर्ड बाय एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट regulated ration shops among the poor section of the society. This is called as PDS, है ना। ये यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन देखी जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो भी एफसीआई के पास होता है ना, वो उस फूड को कहीं ना कहीं जो राशन शॉप्स होते हैं, रेशन शॉप्स होते हैं कुछ, है ना, जहाँ से रेशन मिलता है लोगों को, रेशन यानी वही है जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो। तो ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ रेशन शॉप्स बना के रखे। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ रेशन शॉप्स हैं।
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है एफसीआई इन दोनों के पास, और ये फिर लोगों में उन एरियाज के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा ये जो सिस्टम है इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। रेशन शॉप्स जो होते हैं उनके थ्रू ये पुअरर सेक्शंस जो है सोसाइटी के उनको ये दिए जाते हैं। और फेयर प्राइस शॉप्स क्या होते हैं ये आपको बता दूं। रेशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है ना। तो कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर, केरोसिन, ऑयल फॉर कुकिंग, ये सब आइटम्स जो होते हैं ये पुअर जो लोग होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन उनको बहुत कम प्राइजेस में बेचे जाते हैं, है ना। इससे फूड सिक्योरिटी बनी रहे, फूड इनसिक्योरिटी किसी को फील ना हो। इन चीज़ों के कारण इनको फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, जो कि होते हैं राशन शॉप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आपने यहाँ पे रेशनिंग है तो रेशन है, तो रेशनिंग यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। तो तो यहाँ पे रेशनिंग आया कब? तो रेशनिंग जो है ये 1940s के टाइम पे आया था, जब बंगाल में हमने देखा कि फेमाइन आया बहुत बुरा, तो रेशनिंग सिस्टम यहाँ पे शुरू कर दिया गया ना। तो एक्यूट अब वॉज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ एन एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1960s के वक्त भी इसको और भी इसको चेंज कर दिया गया ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले और ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के कारण काफ़ी सारा फायदा भी हुआ था, ये भी हमें पता चलता है। इन द वेक ऑफ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल्स, है ना। तो यहाँ पे यही है कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लेवल्स देखे गए एनएसएसओ द्वारा। मैंने आपको ये कहा था कि एनएसएसओ जो है वो हमेशा ये सर्वे करते रहते हैं, है ना। तो उनको ये भी पता चला कि 1970s में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लेवल्स जो है ये बढ़ गए हैं। अब इस कारण हमें कुछ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फूड ग्रेन्स का, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है वो अगर यहाँ पे लाई गई है ना, ये भी है। और फूड फॉर वर्क ये भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ये 3 चीज़ें भी यहाँ पे लाई गई थी। तो रेशनिंग जो है यानी राशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, फूड फॉर वर्क, ये सब चीज़ों के चलते ये चीज़ें चली है इंडिया में ना। उसके बाद हम इस एनसीईआरटी के आखिरी के कुछ 2 पोर्शन यहाँ पे कुछ कंसेप्ट स्टडी कर लेते हैं और फिर हमारी ये एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले अब हम यहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़ने वाले वो है सब्सिडी। सब्सिडी जो होती है वो क्या होता है बता देता हूँ। सबसे पहले इनकी जैसे कि डेफिनेशन होती है ये देख लेते हैं। सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू द प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहले, और सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइजेस लो व्हाइल मेंटेनिंग अ हायर इनकम ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अब देखिए एग्जांपल ले लेते, कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है, XYZ नाम की चीज़ 100 रुपीज़ की है, जो कि मार्केट के प्राइस में बहुत महंगी पड़ रही है लोगों को लेने के लिए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ये चीज़ बहुत एसेंशियल है, इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देगी। ये अगर गवर्नमेंट ने बताया, तो जो प्रोड्यूसर होता है उसको गवर्नमेंट 100 में से 50 रुपीज़ पे करेगी और 50 रुपीज़ बचे हुए वो लोगों से लेगा। ऐसे 50 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ करके 100 रुपीज़ में उसका वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। बट इसके कारण क्या होगा, गवर्नमेंट एक यहाँ पे अगर 50 रुपीज़ पे कर रही है तो ये मार्केट प्राइस इसकी लो में लोगों को मिल रही है जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कभी कभी एसेंशियल चीज़ों पे सब्सिडी भी देना ज़रूरी होता है ताकि लोग उसे ले सके, परचेस कर सके। तो ये सब्सिडी होती है। नेक्स्ट है कि देखिए फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने में जो कोऑपरेटिव है उनका बहुत अच्छा एक रोल रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब से बनी है तो उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे लो प्राइस्ड गुड्स जो पुअर पीपल को देंगे ऐसे कुछ उन्होंने शॉप्स ओपन किए हैं, जिस शॉप से हम ये देखेंगे कि बहुत सारे पुअर लोगों को फ़ायदा हुआ है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा देखेंगे तो तमिलनाडु में अराउंड 94% जो है ये कोऑपरेटिव्स ही चला रहे इस तरह के लो प्राइस्ड गुड शॉप्स, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें एनसीईआरटी में पता चली। ये हमारा आखिरी चैप्टर था जिसका नाम था पॉवर्टी, और इसी के साथ साथ आपकी 9th की एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है। आई थिंक विद इन 1.5 आवर वी हैव कंप्लीटेड दिस, और इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। तो इस तरह से हम आगे की एनसीईआरटीज पढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट।